मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका हिंदी का लास्ट लेक्चर भी मैंने लिया था, ठीक है। तो आज हम जो हमारा वही लेसन कंटिन्यू कर रहे हैं, लास्ट वाला ही। लेसन में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था कि स्वर वर्णमाला पढ़ी थी, उसके बाद हमने स्वर और व्यंजन किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो स्वर के प्रकार हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर उसको बोला जाता है जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, मीन्स जो बहुत ही ईजिली से और जल्दी से बोले जा सकते हैं, जिसमें कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर बोला जाता है उसको। वो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? अ, इ, उ, ऋ, ठीक है। ये 4 स्वर जो है हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उसके बाद है हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसको बोलते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से जितना इसमें टाइम लगा था ना, उससे दुगना टाइम इसमें लगेगा हमारा। तो ये 7 होते हैं। जैसे अ बोला था तो मैंने आ, मीन्स उससे डबल टाइम लग रहा है। ई, छोटी ई बोली थी मैंने, अब ई, वो ई थी, ये ई है, ई। तो मतलब इसमें हमारा जो है जहाँ पर दुगना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जो ह्रस्व स्वर के उच्चारण से जिसमें तिगुना समय लगता है, मीन्स यहाँ पर बिल्कुल कम समय लग रहा था, यहाँ से उससे डबल समय लग रहा था, यहाँ उससे भी ज़्यादा समय लगता है। तिगुना स्वर 3 गुना, इसका 3 गुना टाइम लगता है। तो ये कौन से होते हैं? इसमें हमारे आएंगे जो ओम जैसे बोला जाता है, ओम के उच्चारण में हमारा जो समय है वो सबसे ज़्यादा लगता है। इसमें आगे जो दिया गया आपको अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत ध्वनि के बारे में दिया गया है। अनुस्वार क्या होता है? जो आप जिस शब्द के ऊपर जैसे बिंदी यूज़ करते हो, घंटी में, चंचल, मंगल, तो जो ये बिंदी ऊपर यूज़ की जाती है तो इसका उच्चारण नाक से होता है। बोल के देखें, घंटी, तो ये नाक से जो बिंदी की साउंड है वो हमारी नाक से उच्चारण आता है, इसीलिए उसको अनुस्वार बोला जाता है। और अनुनासिक क्या होता है? जिसका नाक और गले दोनों से आता है। जैसे हमने बोला छाँव, मतलब हमने जो उच्चारण किया वो नाक से भी बोला गया और गले से भी, दोनों उच्चारण आए हैं इसमें। गूंज, छाँव, पाँव, तो इसका जो है आपको ये पता है, चांद बिंदु होता है इसका साइन। नेक्स्ट है हमारा विसर्ग। विसर्ग हम जैसे प्रात्यय के आगे यूज़ करते हैं, जो 2 बिंदियाँ लगाई जाती हैं, डॉट्स लगाई जाती हैं, वो वाला उसको क्या बोला जाता है? विसर्ग। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका अधिकतर तत्सम संस्कृत से आए शब्दों में किया जाता है। जो तत्सम संस्कृत के शब्द हैं उनमें किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो नमः के आगे लिखा होता है नमः, ह की साउंड आएगी यहाँ। अतः, स्वतः, प्राय, तो ह जो लास्ट में ह वाली साउंड आ रही है वो हमारी इस विसर्ग से आ रही है। नेक्स्ट है हमारा आगत ध्वनि। आगत ध्वनि है, इसका उच्चारण आ या ओ के बीच की ध्वनि के रूप में होता है। ना तो हम इसको आ बोलते हैं ना ओ बोलते हैं, तो इसके बीच की जो ध्वनि होती है उसको बोला जाता है। तो ये कल्ला जो हम चांद बिंदु लगाते हैं ना, तो इसमें कल्ला चांद लगाते हैं, बिंदु नहीं आता। तो इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे बोल, डॉक्टर, चौक, ठीक है। तो पूरा चौक पूरा नहीं बोला जाएगा, मतलब ओ की साउंड पूरी नहीं आएगी, इसमें आधी आएगी। तो ये आ और ओ के बीच की ध्वनियाँ हैं। उसके बाद हमारा आता है मात्राएं। मात्राएं आपने स्टार्टिंग से जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने मात्राएं सीखी थी, ठीक है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जब हमने अ वाले शब्द किए थे तब हमने पढ़ा था कमर, कब, उसके बाद आ वाले आम, है ना, गाना, गायक। तो ये हमारी आ की मात्रा है। ये मात्राएं बताई गई हैं आपको। जब आप बोलती हैं, इनके बोलने से आपको आइडिया हो जाता है कि ये छोटे ई की मात्रा है या बड़े ऊ की या छोटे ई की, जो भी मात्रा है वो इनके उच्चारण से पता लगता है आपको। जैसे अब यहाँ बड़ी ई है, बड़ी ई के लिए डबल स्ट्रेस पड़ता है उस पर। जैसे हमने कहा था ना ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में, तो इनको बोलने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस आता है वहाँ पर। जैसे हमने बोला जीत, चित्र में छोटी ई है तो वहाँ साउंड हमारी कम ली गई ई की, और यहाँ जीत, जीरा,
ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी मात्राएं बताई गई हैं, आपने इनकी मात्राओं की बोल के प्रैक्टिस करनी है। आपको खुद पता लग जाएगा कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं और प्लुत स्वर कौन से हैं। तो आप इसको रीड करके ज़रूर देखेंगे। उसके बाद हम व्यंजन कर चुके हैं, व्यंजन किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हों। जैसे हमने ये श क्षत्रिय वाला है, ये आप इसको बोलते हो तो क और श षटकोण वाले की साउंड आती है, ठीक है। रक्षा, अब रक्षा वर्ड है तो इसमें क भी आ रहा है, षटकोण भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो व्यंजन है उसको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ये चार होते हैं, एक तो ये श क्षत्रिय, एक हमारा ग ज्ञानी, आज्ञा, आज्ञा में ज और न इनको मिलाकर ये इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है त और र से त्रिशूल, श और र से क्षत्रिय, ठीक है। तो ये चार जो हैं हमारे संयुक्त व्यंजन थे, ये भी आपने करने हैं। उसके बाद है हमारे द्वितीय व्यंजन संयुक्ताक्षर व्यंजन, ठीक है। द्वितीय व्यंजन क्या है, दो समान और एक जैसे व्यंजनों से मिलकर जो बने होते हैं उसको बोलते हैं द्वितीय व्यंजन। जैसे आधा क और पूरा क, कई वर्ड हमने पढ़े होते हैं, आधा न और पूरा न, इस तरह से सिक्का, आधा क पूरा क, इसको बोलते हैं द्वितीय व्यंजन। दो व्यंजन हमें एक साथ प्रयोग किए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ये सारे शब्द ऐसे ये हैं जो आपको दिए गए हैं ब्रैकेट में। इसमें हम डबल व्यंजन ले रहे हैं, एक आधा ले रहे हैं और एक पूरा ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्ताक्षर, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे क और ख से क्या बना, आधा क और ख। मक्खी में क्या आता है, आधा क आता है और ख आता है। वहाँ पर हम सेम अक्षर ले रहे थे, ये आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारा सेम वो था, व्यंजन था, और यहाँ हमारे व्यंजन अलग अलग हैं, एक आधा है और एक पूरा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो आज के आपके चैप्टर में मेन जो यही इम्पोर्टेंट था, वर्ण विच्छेद किस तरह से करते हैं एक बार ये जरूर देखेंगे हम। जैसे ये गीत वर्ड लिखा हुआ है तो इसका हमने छोटे टुकड़े करने हैं इसके, तो कैसे करेंगे, ग बड़ी ई त, जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, वहाँ अ की साउंड है। त बोल के देखिए, त की साउंड के साथ आपको अ की साउंड मिलेगी, तो वहाँ आपने अ लगाना है, ठीक है। ये इसके पैर में हलंत जरूर आपने यूज़ करना है जब भी वर्ण विच्छेद करोगे। नेक्स्ट है हमारा कंघा, तो क के पैर में हलंत और अंगूर वाला, ठीक है, प्लस घ के पैर में हलंत प्लस आ। जो आपको मात्रा की साउंड आ रही है उसको आप इसके टुकड़े करके लिखेंगे। क्लियर। तो हमारे चैप्टर में यही था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।